तो 80% जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, उतने ही कॉन्सेप्ट ना 80% प्रोजेक्ट में ना यूज करने वाले हो आप, ठीक है। बट अब उसके सिंपल थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक। और वो नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप आपको, बट जो एक फंडामेंटल है, ठीक है, कि हमें बेसिकली वो सारे कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है, वो जानना जरूरी था, ठीक है। तो आई थिंक हम इंडिविजुअली तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बट एक ना फ्लो में एक वीडियो में पूरे को सम अप कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ ही में कोड भी लिखेंगे। बट कोड हमारा जहाँ कहाँ से कर लेंगे हम लोग, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन से। तो एग्जैक्टली जैसे मैं अभी आप पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे ही ना जब डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा करो, सिर्फ पढ़ने की कोशिश ना करिए, बल्कि क्या करिए, एक नया प्रोजेक्ट बना के ना फिर उस सारे कॉन्सेप्ट को ना प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करिए। फिर उस कोड में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करिए, ताकि आप ना और भी क्लियर हो सके, ठीक है। तो हमें थ्योरी की तरह से पढ़ते नहीं जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल, रिएक्ट का ये बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। अब लोग मोस्टली अभी हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, जो ये लर्न रिएक्ट वाला सेक्शन है, ये जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, इसके अलग अलग हर एक टॉपिक पे नहीं, सिंपली हर टॉपिक पे बेसिकली अलग अलग हमें कॉन्सेप्ट पता है। क्लोज क्यों नहीं हो रहा है ये? सर जब वो दूसरा ओपन करेंगे तब क्लोज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, बेसिक है तो इतने सारे टॉपिक तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ देखिए, क्विक स्टार्ट करके ना एक सेक्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें क्विक स्टार्ट वाले पे जो भी हमें ये ब्लॉग दिया गया है, ये बेसिकली इसमें क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को ना एक ब्लॉग में वो क्या कर दिया, रैप अप कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली प्रैक्टिस करना है में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सेक्शन को बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, कोड के साथ पढ़ते हुए करते हैं। अब देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और प्रोजेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, तो ये जो टिकटॉक टॉय बेसिकली गेम है, इसको भी ना इस क्लास के बाद आप जाके ना कल अब इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली ये सेक्शन उनके लिए सही है जो ना कोडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं ना, जस्ट प्रैक्टिकल करते हुए पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वाले सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि भी हम लोग पहला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्विक स्टार्ट वाला। देन अगर आप टाइम मिले तो कल आप क्या करिएगा, इस वाले सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करिए। अदरवाइज अगर अभी आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो सबसे सही तरीका क्या है कि आप इस वाले सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़्यादा इजी भी है और डिटेल्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया गया है, तो ये लास्ट में रिवीजन करने के लिए सही है। बट अगर आप स्टार्टिंग अभी जस्ट रहे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए इन इन 4 सेक्शन को, ठीक है। तो ट्राई करिए हर दिन एक दो टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, क्या अगले 10 दिन 12 दिन में आप क्या करेंगे, ये सारा टॉपिक पढ़ चुके होंगे विद प्रैक्टिकल। इसके अलावा अगर आप इतना पढ़ लेते हो, तो रिएक्ट में काफ़ी ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ट्राई करिए ना, ज़्यादा बहुत बड़ा गोल लेके ना पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं, हर दिन 2 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिए, तो हर एक सेक्शन में 8 या 9 टॉपिक है, नहीं किसी में लास्ट वाले में शायद 6 ही है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल कितने नहीं है, इसमें भी है, ठीक है। तो अब अगर इन सेक्शन को देखा जाए, तो मोस्टली आपके पास क्या है, 4 सेक्शन में मिला के 27 या 30 टॉपिक है। तो 2 टॉपिक डेली पढ़ोगे तो 15 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लगने वाला। अदरवाइज क्या होता है कि हम जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, हम सोचते हैं अब सारे पढ़ लें, तो हम ना ओवरव्यू तक पढ़ते चले, हम बहुत तेज में पढ़ते चले जाते, प्रैक्टिकल नहीं करते। तो आप ट्राई करो, पहले से दिमाग में रखो कि पहले 2 टॉपिक को वही पढ़ना है, या शुरू में इजी जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसमें 2 या 3 टॉपिक कर लो, या 4 टॉपिक कर लो, बट इससे ज्यादा नहीं करो। बट वो उस टाइम, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 घंटे पढ़ने वाले हो कि 6 घंटे पढ़ने वाले हो कि 2 घंटे ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग यहाँ क्योंकि स्टार्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं।
और इसको पढ़ना शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट के साथ में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखिए दिया भी ये है कि रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन ना का ये जो पेज है बेसिकली, यहाँ पर आपको 80% ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट दैट यू विल यूज ऑन अ डेली बेसिस। बेसिकली सिंपल जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका 80% कॉन्सेप्ट, जैसे कि कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट को कैसे नेस्ट करते हैं, ठीक है, मार्कअप और स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, जिस मार्कअप के लिए जैसा समय उन्होंने पढ़ रखा है तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हम कैसे नहीं, अगर हमें इफ एंड एल्स का यूज करना है या टर्नरी का यूज करना है, लॉजिकल एंड का यूज करना है, और कैसे हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट बेसिकली अगर मल्टीपल वैल्यू हमारे पास है तो उसको कैसे हम रेंडर कर सकते हैं। देन इवेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इवेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने सिंपल इवेंट का यूज करके उसका कोई भी वैल्यू को हम ना अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। देन लास्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा स्टेट के बारे में, तो स्टेट का कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो ये पेज बेसिकली काफी डिटेल पेज भी है, बट प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सही तरीका है कि आप ना एक बार पढ़ लियो तब यहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सबसे पहले एक नया हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। तो सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक, CD डेस्कटॉप के क्या करें हम लोग, फोल्डर बनाएंगे ना। ठीक है, फोल्डर बनाते हैं। ये API। सिंपली ना रिएक्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा सर, जितने भी फोल्डर बनाएंगे उसमें हमें फिर से पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा ना, जैसे इंस्टॉलेशन सिंपल करते हैं। नहीं, फोल्डर नहीं, अब जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हाँ। ठीक, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बनाया। देन सिंपल हमें क्या करना है, पहले तो इस फोल्डर में CD करना है। देन हमें एक अपना रिएक्ट नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या कमांड होता है? याद नहीं कर पाए अभी तक? सर बहुत बड़ा कमांड है वो। ऐसा तो नहीं है, क्रिएट नेक्स्ट npm run start npm रन स्टार्ट नहीं है, नहीं नहीं भाई, वो तो उसके लिए था। एनपीएम server रन। अच्छा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, बस इतना ही तो है। फिर @ लेटेस्ट लगा दो बस उसके आगे, और क्या है। मतलब सर, याद अगर इस खुद से किया होता कि याद करना है तो हो जाता, मुझे लगा कि चलो वहीं पर डाउनलोड ही कोई करना नहीं है। तो ओपन ही कर लेते हैं ताकि ना दोबारा आपको पता होगा प्रोसेस क्या है, बट बड़ा इजी है, इतना ऐसा कुछ था नहीं कि आपको ना याद करने में ना प्रॉब्लम है। सिंपली इंस्टॉलेशन के लिए देखिए, क्रिएट नेक्स्ट ऐप सिंपल तो है नहीं, @लेटेस्ट बेसिकली सिंपल लेटेस्ट, या फिर जस्ट लाइक अगर वर्जन मेंशन करना चाहते हैं तो लेटेस्ट की जगह पे वर्जन मेंशन कर दीजिए। आगे की चीजें आपको ना कॉपी करने की जरूरत नहीं, माई ऐप ये सारी चीजें, ये तो हमारे फोल्डर का नाम है। तो आप बस इतना ही कॉपी करिए। एनपीएम के साथ करना है तो एनपीएम पे पहले क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एनपीएम यहाँ सेलेक्टेड है। तो एनपीएम नहीं बल्कि एनपीएक्स हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट, ठीक है। तो ये है। तो हमें भी यहाँ पे बस सिंपली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो कॉपी और पेस्ट हमने कर दिया। क्लियर, जैसे मैं ये इंटर करूंगा हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपली कि हमें इस प्रोजेक्ट को ना सिंपली स्टार्ट करना है, यस इंटर करेंगे हम लोग। फिर नाम पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डायरेक्टरी को ना मेंशन कर लेते हैं। देन हमें यहाँ पे क्या है, यू यस यूज रिकमेंडेड डिफॉल्ट सेटिंग, जो हमें यहाँ दिया गया टाइप स्क्रिप्ट ESLint टेलविन CSS ऐप राउटर, हमें इसी के साथ जाना है। तो क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने कस्टमाइज सेटिंग थ्रू देखा था, बट अभी हमें क्या करना, सेम जिस पे हमारा बाय डिफॉल्ट दिया यस कर दे रहे हैं। तो इतने सारे पैकेज के साथ हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट।
पर एक बार इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, हमारा हमारा पैकेज क्रिएट हो गया है। सिंपली इसको हमें ओपन करना है, तो डॉट लगा के जस्ट लाइक मैं ओपन कर रहा हूँ, सॉरी, क्या लिखना है हमें, कोड डॉट में। कोड। ठीक है, तो मेरा बीएस कोड ओपन हो जाएगा अभी। अब हमें इस टर्मिनल का यूज नहीं करना, हमें बीएस कोड वाला करना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है। रन करने के लिए जो बीएस कोड में हमें टर्मिनल मिलता है उसका यूज कर रहे हैं, npm रन डेव। ठीक है, अच्छा, क्या लगता है अगर डेव की जगह पे हम कुछ और लिखना चाहे तो हो सकता है? हाँ हम्म, सर, लिख सकते हैं, आपने बताया। लिख सकते हैं, लिख के देखना आप। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जस्ट लाइक ऑप्शन क्लिक करके हमने किया तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो हमारे बाय डिफॉल्ट रिएक्ट हम नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है वो हमारे पास अवेलेबल है। बट हम क्या करने वाले हैं, ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये कोड हमें जो दिख रहा है ये पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर का कोड है। और इस सारे कोड को हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, और एक सिंपल सा अपना नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट फंक्शन बनाते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट आर एफ सी। ठीक है, ये हमारा है सिंपली, ये हमारा क्या है, होम पेज है, तो होम पेज मेंशन कर ले रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें नेक्स्ट जस्ट तो पढ़ना नहीं, बट हमें बस क्या करना था, ये हमारा होम पेज सिंपली स्टार्ट है। हमें पढ़ना है रिएक्ट के कॉन्सेप्ट। तो रिएक्ट के लिए हमें सिंपल वहाँ पे हम सिर्फ कंपोनेंट ही बनाएंगे, और वो जो कंपोनेंट बनाने वाले हैं उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऐप फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट, चाहे तो आप ना देखिए, जरूरी नहीं कि ऐप कंपोनेंट के अंदर ही बेसिकली ना फोल्डर बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो रूट के अंदर भी कंपोनेंट फोल्डर बना सकते हैं। बट मोस्टली हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो सब ऐप के अंदर ही हो। ठीक है, तो इसलिए बस यहाँ बना रहे हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप बाहर भी रख सकते हैं। बस बस हमें क्या करना, पेज के लिए जो फोल्डर बनाने वाले हैं बस उसको ऐप के अंदर रखना कंपलसरी है। बाकी कोड हम क्या कर सकते हैं, रूट ऐप के बाहर भी फोल्डर बना के रख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करें, इसके अंदर ही एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, एक मेन नाम का ना फोल्डर, कंपोनेंट मेन कंपोनेंट। ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे वो बनाते जाएंगे, और मेन के अंदर क्या करते जाएंगे, उसको नेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अभी चलो रहने देते हैं, सिंपल ही करते हैं, अभी इतना ज्यादा नहीं कुछ। तो हम आते हैं अपने पेज पे रिएक्ट के। क्लियर, तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया सिंपल, अगर आपको एक नेक्स्ट रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, सिंपली हमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड, बेसिकली फंक्शन लिखना है जावास्क्रिप्ट में, जैसे हम फंक्शन लिखते थे। ठीक है, बट ये कंपोनेंट है, तो जैसा कि हमने बताया था कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ताकि हमारे कंपोनेंट जो हमारे बिल्ट इन कंपोनेंट है और प्लस जो जेएसएक्स में बिल्ट इन कंपोनेंट है, ठीक है, उन दोनों में जो हमारे कस्टम है और बिल्ट इन दोनों में डिफरेंट आपको ना शो हो सके ब्राउजर को। जैसे कि ये भी एक कंपोनेंट की तरह हम ट्रीट करें इस बटन को, बट ये स्मॉल लेटर में लिखा गया, तो बेसिकली ये बिल्ट इन कंपोनेंट की तरह हम इसको हमारा ब्राउजर ट्रीट करेगा। तो सिंपली जैसा कि हमें पता था कि अगर हमें रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है, तो रिएक्ट कंपोनेंट हम किस लिए बनाते हैं, सिंपली रिएक्ट ऐप क्या है, सिंपली कंपोनेंट का कलेक्शन ही होता है। और कंपोनेंट बेसिकली हम यूआई क्रिएट करने के लिए करते हैं, और हर एक कंपोनेंट में अपना खुद का लॉजिक और अपीयरेंस होता है, जस्ट लाइक और स्टाइल करते हैं जो कि उसी कंपोनेंट तक ही उसकी हम बेसिकली लिमिट को ना सेट कर सकते हैं। कंपोनेंट कैन बी स्मॉल, एज स्मॉल एज बटन, या फिर पूरे के पूरे पेज को ना हम एक सिंगल कंपोनेंट में रैप कर सकते हैं। हमारी मर्जी कि हमें कितने सारे एलिमेंट को ना एक कंपोनेंट के अंदर रखना है। तो ये कंपोनेंट बनाना है तो आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाने हैं, और उस वहां से हमें क्या करना, हमेशा उस कंपोनेंट से रिटर्न क्या करना है, एक जेएसएक्स करना। तो रिटर्न कीवर्ड आपको हर एक कंपोनेंट के अंदर आपको यूज करना है।
ठीक है। अब चाहे तो इतना ही हमारा कंपोनेंट, अगर आप चाहे तो इसको कॉपी और पेस्ट कर लीजिए। सिंपली हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने कोड में सिंपली हमने जहाँ भी कोड लिखा था यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम हम कुछ भी क्या था हमारा वहाँ पे, माई कंपोनेंट ना। ठीक है, माई कंपोनेंट डॉट TSX, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। और देन हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमने वहाँ से कोड लिखा था वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बट ये कोड सर हम जी सर अगर TSX की जगह JSX कर देंगे तो? नहीं, देखिए JSX भी कर देंगे, बट हमने प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था ना टाइप स्क्रिप्ट के साथ किया था। तो अगर आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे JSX, क्योंकि जब टाइप स्क्रिप्ट के साथ करते हैं ना, देखिए यहाँ पे ना एक आपको कॉन्फ़िगर TS की ना एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलती है, जस्ट लाइक ये tsconfig.json। ठीक है। तो अगर आप JS के साथ करेंगे तो यहाँ पे jsconfig.json मिलेगा फाइल। तो इसमें कुछ सेटिंग होती है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें JS के साथ जाना है कि TS के नहीं टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाना है। ठीक है। तो सर लिखने में कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ हाँ, अभी 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 बस क्योंकि यहाँ पे ना हम टाइप पहले से ना डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट का टाइप क्या होगा, या फिर जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसमें क्या टाइप होगा। तो जैसे उस टाइप के अलावा कोई डेटा हम पास करेंगे तो हमें जस्ट लाइक डेवलपमेंट पे ना एक एरर शो हो जाएगा। हमें प्रोडक्शन में जाकर ना नहीं सडनली कोई ऐसा एरर नहीं शो होगा दिखेगा कि जिससे जिसको ना हम पहले नोटिस कर ही ना पाए। तो टाइप इसकी बेसिकली हमें सेफ्टी देता है टाइप का, कि जस्ट लाइक अगर जिस वेरिएबल को जिस लिए आपने बनाया रखा है उसमें उसी टाइप का डेटा आप ना स्टोर करें। ठीक है। तो ये है टाइप सेफ्टी। और अभी मॉडर्न समय में जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं रिएक्ट में, ये बेसिकली तो रिएक्ट का ही टॉपअप पे बनाई गई ये लैंग्वेज है। तो अगर आप रिएक्ट मोस्ट सारे कॉन्सेप्ट रिएक्ट का सॉरी JS का ही यूज करते हो, बट कुछ चीजें हैं, इंटरफेस डिसाइड करना है, फिर टाइप स्क्रिप्ट टाइप कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट की जानकारी होनी जरूरी है, जो कि आगे भी देख लेंगे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है। जब पढ़ेंगे 12 में तब ये भी कर लेंगे, बट बहुत बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसका। ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले कि हमारा कंपोनेंट तो बन गया, बट हमने देखा था कि हम जब भी कंपोनेंट बनाते हैं, अगर इस कंपोनेंट को एक किसी पेज में हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन कंपोनेंट अगर है तो हम इसको हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा इस कंपोनेंट को। अगर हम कहीं किसी और फाइल में इसको यूज करना चाह रहे हैं तो ठीक है। तो एक्सपोर्ट किस टाइप का एक्सपोर्ट करना है हमें, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। सिंपली तो हमारा ये हो गया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ सिंपली जो भी हमारा। ओके, ये स्लिन का IM लिख दे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी जस्ट लाइक इसके बाद देखा, नाउ दैट यू हैव डिक्लेयर माई कंपोनेंट माई बटन कंपोनेंट। माई बटन था, अच्छा ओके। चलो हम भी सेम सेम तरीके से ही करते हैं, ताकि अच्छा माई बटन ही हमने भी लिखा, बट नेम हमने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है। तो माई बटन कंपोनेंट तो हमने बना दिया, बट अगर अभी देखिए क्या था, नाउ दैट यू हैव डिक्लेयर माई माई बटन देन यू कैन नेक्स्ट इट अनदर कंपोनेंट। तो अगर मान लीजिए हमने एक माई ऐप नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमने बटन बना रखा है, ठीक है, उस बटन कंपोनेंट को माई ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने क्या बताया था कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि एक फाइल में ना हम एक ही कंपोनेंट बनाए। ठीक है। हम एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, हमने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना रखा था, अब हम अगर चाहें तो एक और कंपोनेंट बना सकते हैं। जस्ट लाइक उसके लिए भी हम क्या करेंगे, RFC का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई कंपोनेंट नाम का हमारा क्या है, सिंपल हमने एक कंपोनेंट बनाया है। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हमने एक और नया कंपोनेंट बनाया, इसको भी हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। बट एक फाइल के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फाइल के अंदर हम कभी भी दो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सिंगल मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ सिंगल एक फाइल के अंदर एक ही कर सकते हैं।
तो अगर चाहे तो आप इस माई बटन को एक्सपोर्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं कि इस जो हमने ये कंपोनेंट बनाया माई बटन को, इसको किसी और फाइल में ना यूज करके हम इसी फाइल सेम फाइल में यूज करने वाले हैं। एक्सपोर्ट करने की तो हमें नीड है नहीं। ठीक है, तो हमने सिंपल बस वो बटन बनाया। और क्योंकि हमने अब ये हमारा फंक्शन है, अभी कंपोनेंट है, इसको हम चाहे तो अपने इस सिंपली अपने जो हमने एक दूसरा कंपोनेंट बनाया है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए सिंपली जो हमने बनाया है माई बटन, ठीक है, हो गया। बट एरर शो हो रहा है नहीं। एरर क्यों शो हो रहा है? ठीक है, सर इम्पोर्ट नहीं किया वो। इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत है? मैं अच्छा हाँ सर, वो तो वहीं से है। ठीक है। ठीक है, तो देखिए हाँ जैसा कि यहाँ पे हम और आगे पढ़ते हैं, नोटिस दैट माई बटन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जो कि हमने पढ़ा, दैट्स हाउ यू नो इट्स ए रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट कंपोनेंट नेम्स मस्ट स्टार्ट नहीं, मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल एचटीएमएल टैग मस्ट बी लोअर केस। ठीक है, ये जस्ट लाइक हमने जो किया। बट एरर जो हमें शो हो रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे कुछ दिया है? अ, चलो एरर के लिए तो नहीं दिया गया है, बट शायद आगे जाकर देखते हैं कुछ होगा तो होगा। अभी तो यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है, बट हमें पता है कि ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट होता है वो सिंगल एलिमेंट को, रूट एलिमेंट को रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या है, दो ने सिबलिंग को हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना, सिंपल रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना होगा। फ्रेगमेंट के लिए या तो हम कोई कॉमन एलिमेंट का ना एचटीएमएल एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि इम्पटी फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको अपने सारे एलिमेंट को रैप कर लेंगे। ठीक है, सिंपली हो गया। अभी हमारा एरर नहीं खत्म हो गया। अभी देखेंगे तो अभी हम लोग जो ये माई कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना, कंपोनेंट बनाया, इसको हम क्या करते हैं अपने पेज के अंदर यूज करते हैं थोड़ा, ताकि हमें ना दिखता रहे सारा कंटेंट। क्यों कैसे इसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना होता है? कुछ ऐसा कैसे कोड किया जाता है? सर, वो बीएस कोड गलत का, टाइप ही हो गया। बीएस कोड का बेसिकली शॉर्टकट है ये, क्या है? सिंपली ऑप्शन का यूज करके, कमांड नहीं ऑप्शन। हमने क्या किया, जस्ट लाइक ये हमारा होम पेज है, होम पेज के अंदर हमें क्या किसको यूज करना था, माई कंपोनेंट को, नहीं तो माई कंपोनेंट जो कि हमें पहले इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट माई कंपोनेंट जहां भी हमने बना रखा है वहां से हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, क्यों एरर क्यों आ रहा है? ओके सही है, क्लियर। तो अभी हम जाकर देखेंगे तो हमारा कंटेंट भी हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक ये हमारा माई कंपोनेंट आई एम बटन जो हमने बना रखा था, वो हमारा कोड है। क्योंकि हमें यहाँ पे यूज नहीं करना था ये, तो अभी हमारा कंपोनेंट को हमने यहाँ पे बनाया। इस कंपोनेंट के अंदर हमने दो कंटेंट लिखा था, एक माई कंपोनेंट जो कि ड्यू के अंदर कंटेंट है, और एक दूसरा जो हमने माई बटन बना रखा था आई एम ए बटन करके, वो हमारा कंटेंट है। ठीक है, चलते हैं बाकी उसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्या दिया गया है यहाँ पे, राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स क्या है, सिंपली अगर द मार्कअप सिंटैक्स यू हैव सीन एबव इज कॉल्ड जेएसएक्स। सिंपल जो भी हम इसको बोल रहे हैं उसको जेएसएक्स बोलते हैं। और जेएसएक्स क्या है, जस्ट लाइक सिंपली अगर जरूरी नहीं कि हम जेएसएक्स में ही कोड लिख सकते हैं, ठीक है, आप जेएसएक्स के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव, बट मोस्टली प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो जहाँ पे ना जेएसएक्स का ही लोग यूज करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बट जेएसएक्स ओनली ऑप्शन नहीं है। और जेएसएक्स लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ना जेएसएक्स के जस्ट लाइक जेएसएक्स बहुत सारे ना ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि आपके एचटीएमएल कोड को जेएसएक्स कोड में बड़ा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है जेएसएक्स कोड के अंदर, तो आप बड़ा इजीली नहीं, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं जेएसएक्स कन्वर्टर के रूप में। तो अगर आप जेएसएक्स
कन्वर्टर डालें, ठीक है। जेएसएक्स कन्वर्टर आपको ये मिल जाएगा। आप अब यहाँ पे आके इस लाइक एप्पल एट खुल गया मेरा, सॉरी, जेएसएक्स कन्वर्टर कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा, मोस्टली देख लो। अब जस्ट लाइक ये है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट लाइक किसी लैंग्वेज को आप चूज कर लीजिएगा किस में करना है आपको। HTML करना है तो HTML ही चूज कर ले। अभी यहाँ पे ये एक SVG था, बट आपको HTML पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। HTML टू JSX में कैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे HTML जो भी आपका कोड होगा इसको पेस्ट करेंगे, जैसे कि ये कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये डायरेक्टली क्या कर दिया, आपको JSX में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब भी आपको एक बड़ा कंपोनेंट बनाना है जिसमें मल्टीपल ना HTML एलिमेंट आप यूज कर रहे हो एज ए JSX, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऐसे ही किसी कन्वर्टर वेबसाइट का ना यूज कर लीजिएगा, जो कि आपको इजीली क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपके कोड को JSX में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट चलते आगे बढ़ते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हमें कोई भी मार्कअप लिखना है तो JSX का यूज करके हम लोग अपने मार्कअप को लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर अबाउट पेज, अगर आप एक कोई और कंपोनेंट बनाते हैं, अबाउट पेज नाम का कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आप जस्ट लाइक सिंपली अबाउट नाम पेज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, जहां से रिटर्न क्या कर देंगे, एक JSX रिटर्न कर देंगे। क्योंकि मल्टीपल JSX को हमें रिटर्न करना था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस कोड में आप देख रहे हैं कि सिंपल उसको रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर क्या कर दिया गया, रैप कर दिया गया। यहाँ पे भी देखिए लिंक दिया गया ऑनलाइन कन्वर्टर का JSX को HTML के अंदर। अब इस लिंक पे भी क्लिक करके ना, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च कर लिया था, यहाँ पे इसको क्लिक करके कर सकते हैं। और स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है, अगर आपको अपने कंपोनेंट को स्टाइल करना है, तो ये क्योंकि हम लोग रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, बट हमारा प्रोजेक्ट क्या है, नेक्स्ट जेएस में। तो फ्रेमवर्क, अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग तरीका हो सकता है कंपोनेंट को ना स्टाइल करने का। तो आपको डिसाइड बेसिकली ना, इसके लिए हमें अपने फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन पे ना डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि अगर प्योर रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जस्ट लाइक क्लास नेम दे सकते हैं और एक CSS फाइल बना के, जैसे सिंपल CSS आप लिख रहे थे वैसे आप बेसिकली अपना CSS लिख सकते थे। बट यहाँ पे यहाँ मेंशन भी किया गया है कि रिएक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ यू ऐड CSS फाइल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका ना कोई कन्वेंशन है कि नहीं आपको इसी तरीके से CSS को ना ऐड करना है रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। आपकी मर्जी है, अगर आप रिएक्ट के अंदर अगर कोड लिख रहे हैं तो। बट अगर आप मान लीजिए कोई भी एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट जेएस क्या कर रहे हैं, फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो अब इस बात यहाँ भी गाइड किया गया कि आप क्या करें, उस फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ें, ठीक है, देखें वहाँ पे इसलिए उस पार्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर कैसे स्टाइल किया जाता है। जब नेक्स्ट जेएस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी स्टाइलिंग पढ़ेंगे। बट अभी हमें पता है, क्योंकि बेसिक हमने एक ही स्टाइलिंग किया था, कि हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने टेलविन क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो सिंपल टेलविन को ना क्लास नेम देके किसी भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने देख लिया। बट स्टाइलिंग के लिए अभी हम लोग स्टाइल ये वाला तरीका नहीं यूज करने वाले, स्टाइल जैसे यहाँ पे बताया गया है। बट जो तरीका हम लोग यूज करने वाले अपने प्रोजेक्ट में हमें पता है, ठीक है, कि हम अगर हमें कोई भी एलिमेंट को स्टाइल करना है, जैसे कि इस div को स्टाइल करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस क्लास नेम देंगे। और हमारे पास क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमने टेलविन को यूज इंस्टॉल कर रखा है, तो अब टेलविन का कोई भी क्लास, जस्ट लाइक इस div को हमें क्या करना है, कलर प्रॉपर देना है, टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर क्या हमें जस्ट लाइक ब्लू करना है, ब्लू, जस्ट लाइक 400 करना है, तो 400 हम कर सकते हैं। और बटन को अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ ना जो इनबिल्ट CSS क्लासेज है उसी को आप यूज कर सकते हैं। आप कंपोनेंट को भी अपना जो भी यहाँ पे भी आके हम इस बटन को भी हम कोई क्लास दे सकते हैं, ठीक है, क्लास नेम अगर देना चाह रहे हैं।
बटन के लिए क्या कर देते हैं, बॉर्डर? यस सर, अगर यहाँ पे ना आप बॉर्डर एम्बर कुछ करके यूज करेंगे, ये वाले जो आ रहे हैं, क्या कर ये क्या करेंगे? ये जो आपने बॉर्डर डैश टू लिखा है ना, इसको हटा दीजिए। एक बार ओके। हटाइए। हाँ। अब डैश लगाइए। ठीक है। अब सर ये एम्बर यूज करेंगे ना 200 300, तो ये नहीं शो हाँ। होगा। क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर नहीं होता ये। देखिए यहाँ पे चेक, देखिए नहीं हो रहा है। ओके। अंबर कलर नहीं शो हो रहा है। हाँ सर, बस खाली अगर आप बॉर्डर डैश टू दे देंगे तब हो जाएगा। चलो ये एक सब होते मिनट, ही नहीं है। 1 मिनट करते हैं इसकी, थोड़ा सा ना, जस्ट तो लाइक जब तक हम लोग बॉर्डर का विड्थ नहीं देंगे तब तक हम लोग वो सिंपल। कहाँ शो होगा? हाँ ये देखो, बहुत सही बोला अभी ना। तो बॉर्डर का विड्थ दे देंगे तभी तो होगा, क्योंकि बॉर्डर बाय डिफॉल्ट किया था कि बॉर्डर की विड्थ ही नहीं थी। तो ये तो कलर आपने मेंशन कर दिया। तो अगर बॉर्डर की विड्थ दे दें, जस्ट लाइक 2 दे रहे हैं, ठीक है, जो कि विड्थ डिसाइड कर रहा है। तो अब देखेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है हमारा, अब अंबर, ठीक। अंबर कलर दिखा है। जिससे मैंने पूछा था तब नहीं बोली। आकांक्षा कब जी ने, पूछा था तुमने? आकांक्षा जी बचा कर रखे थे कि चलो पहले तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। अरे सर, इतनी बार पूछा मैंने तब नहीं बताई, अब बता रही चलो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चलिए, तो ठीक है, तो अभी हम कब हमारा पूछा था यार तुमने? नहीं याद मुझे। कलरिंग के लिए, बेसिकली स्टाइलिंग के लिए हम लोग टेलविन का यूज करने वाले हैं। टेलविन का यूज करके किसी भी कंपोनेंट को हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। देन जैसे कि ये डिस्प्लेइंग डेटा, अगर हमें मल्टीपल डेटा को डिस्प्ले करना है, उसके थ्रू ना मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट बड़ा इजी ये भी है। जस्ट लाइक जेएसएक्स लेट यू पुट मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जेएसएक्स हमें क्या क्या अवेलेबल करवाता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली मार्कअप बेसिकली यूज कर सकते हैं, नहीं, जेएसएक्स की हेल्प से। और सिमिलर वाइस वर्सा क्या कर सकता है कि हम जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं, क्लियर? जस्ट लाइक एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही है हमारा कंपोनेंट, जिसके अंदर से हम मार्कअप रिटर्न कर रहे हैं जेएसएक्स की हेल्प से। और रिटर्न जो हम जेएसएक्स कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें फिर से जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या करेगा, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर हमें एग्जाम्पल के लिए ये कोड समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आप चाहें तो जस्ट लाइक नीचे का कोड अगर आप यहाँ से ये कॉपी कर लें, और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कोड, प्रोफाइल नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से, और ये सारे कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और देन फिर इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोफाइल डॉट टीएसएक्स। और यहाँ पे हमें आर एफ सी, जस्ट लाइक प्रोफाइल हमने बना दिया। और हमें क्या करना था, चलो या तो पूरा कोड ही हम कॉपी कर लेते हैं पहले तो। छोड़ो, जो कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड था। ओके, क्या हो गया, कॉपी तो किया था, कुछ चीज़ें हमने नहीं डिलीट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पेस्ट किया हमने, क्या, क्यों एरर आ रहा है? ओके, पहले देखते हैं यूजर। बेसिकली हमारा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, इमेज का यूआरएल दिया गया है और इमेज की साइज दी गई है, ठीक है। देन हमने कंपोनेंट बनाया प्रोफाइल नाम का, इसको एक्सपोर्ट किया। देन इसके बाद हमारा जो इमेज है, इमेज के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीजें यूज कर रखा है, बट इसको एरर शो दे रहा है, क्योंकि हम क्यों एरर बता रहा है, कोई बताएगा? सर ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने फ्रेगमेंट यूज किया, अगर वो डिव बना दे तो दिक्कत ना हो। क्या क्या किया है हमने? सर जो हम लोगों ने फ्रेगमेंट वाले टैग लगाए हुए हैं ना, हाँ। अगर उसकी जगह हम लोग डिव कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा एरर आ जाता है। लेकिन हमारे पास इमेज का यूआरएल कहाँ है? इमेज का यूआरएल कहाँ इमेज पे है? डॉट यू। ये है अच्छा तो। हाँ, यहाँ पे। वो तो है। हम्म। तो क्यों ये एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट सर, देख लेते हैं। सर वो इमेज टैग को क्लोज करना पड़ेगा ना।
क्लोज है नहीं, यहाँ इसमें पे, ऐसे ही अच्छा होता क्लोज, है। क्लोज क्लोज है। है तो। इसमें ऐसे ही होता चलिए, बेसिकली देखिए क्या है ना, ये एरर नहीं है, ये बेसिकली ना जस्ट लाइक जो हमने टाइप स्क्रिप्ट लिखा है, तो हम यहाँ पे जब भी ये यूजर डिफाइन किया है तो इसको ना हमने टाइप नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ना वो बस ये लिंट के ना ये बस शो कर रहा है कि आपने टाइप नहीं डिसाइड किया, बट हमारा कंपोनेंट क्या है, रन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो अब इस प्रोफाइल कंपोनेंट को अगर माई कंपोनेंट के अंदर हम रैप कर लें, ठीक है, क्योंकि माई कंपोनेंट को हमने यूज कर रखा है, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफाइल को क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट हमने यूज कर लिया, इसके लिए हमने प्रोफाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं सेव करता हूँ तो अभी हम अपने पेज पे जाके देखें तो हमारा पेज कुछ ये देखिए प्रोफाइल दिखना स्टार्ट हो गया, नहीं तो एरर तो था नहीं, ठीक है। तो वो बस जस्ट लाइक टाइप टाइप स्क्रिप्ट देख रहे हैं क्या आपको, मतलब पहले से ना जस्ट टाइप स्क्रिप्ट यूज करने से देखिए क्या पता चल रहा है कि आप पहले इसको फिक्स कर लीजिए टाइप टाइप स्क्रिप्ट की वजह से। अगर जावा स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं तो ये हमें ना शो ही नहीं होता, नहीं तो क्लियर। तो अभी क्योंकि देखिए जैसा कि हमें पता था कि जब भी हम कंपोनेंट के अंदर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो जेएसएक्स हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके इस जेएसएक्स के अंदर अगर हमें जावा स्क्रिप्ट यूज करना है, जावा स्क्रिप्ट क्या कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं, तो अगर उसको इस जेएसएक्स के अंदर हमें यूज करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे कि हमें हेडिंग के लिए यूजर का नेम, ये जो जो भी ये नेम है, इस नेम को हमें यूज करना था, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी, चलो आदित्य जी का ही नाम लिखते हैं, नहीं, हाँ ठीक है। अब जस्ट लाइक आपको जो भी मन करे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास सिंपली, क्योंकि अब वो जावा स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना था, तो सिंपल पहले करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपली जो हमें अगर कहीं पे भी अगर लिखना है तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और देन इसके अंदर क्योंकि इस यूजर को हम क्या कर रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, तो यूजर हमने मेंशन कर लिया, बट यूजर की किसी एक वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, जो कि यूजर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो किसी ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट मेथड का यूज करते हैं। जस्ट यूजर डॉट नेम हम मेंशन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, सिमिलर। तो जेएसएक्स के अंदर जो हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं करली ब्रैकेट की हेल्प से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं ना, टैग के अंदर कंटेंट ही हम ना करली ब्रेसेस का यूज करके यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट ना किसी भी बिल्ट इन कंपोनेंट के ना एट्रीब्यूट में भी हम लोग बेसिकली डायनेमिक कंटेंट को लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसआरसी टैग जो दिया गया है, बेसिकली इस इमेज का जो सोर्स दिया गया है, ये भी देखिए डायनेमिक तरीके से ना एक रिएक्ट सॉरी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो जो हम डायनेमिक कंटेंट एक जेएसएक्स के अंदर रेंडर करते एक कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस की हेल्प से, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उससे सिर्फ हम कंटेंट को ना कंटेंट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बेसिकली हम एट्रीब्यूट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आल टैग में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉनकैटनेट कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू को भी हम यूज कर रहे हैं, प्लस स्ट्रिंग को कॉनकैट भी कर रहे हैं। तो कॉनकैट करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में क्या एक और मेथड पढ़ा था कि हम प्लस साइन का यूज ना करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, है। ज्वाइन। ज्वाइन, ओके। और क्या कर सकते हैं, और दो सर स्ट्रिंग को बस जोड़ने के लिए, या पे एक स्ट्रिंग को कॉनकैट भी था सर। क्या कर सकते हैं, कॉनकैट, CONCAT। कॉन कॉन्टैक्ट, CONCAT, कॉनकैट। ओके कॉनकैट मेथड, वही तो बोले कॉनकैटेशन, कॉनकैट ही तो कर रहे हैं बेसिकली प्लस ऑपरेटर का यूज करके। बट हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसमें हम लोग क्या करते थे, बैक टिक का यूज करते थे, तो हमें प्लस साइन का यूज करने की जरूरत नहीं होती थी। जस्ट लाइक हम सिंपल स्ट्रिंग लिख सकते थे, और उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बैक टिक का यूज करेंगे, बैक टिक
बैकटिक। बट सिंपल बैकटिक के अंदर हमें एक वेरिएबल यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, करली ब्रैकेट का हम यूज करते थे, नहीं। और करली ब्रैकेट जो भी हम यूज करते थे उससे पहले हमें क्या करना था, कौन सा साइन यूज करते थे, सर डॉलर साइन। डॉलर साइन। डॉलर साइन, नहीं। तो डॉलर साइन यूज कर लीजिए, तो सेम सिमिलर सब कुछ वैसे ही है। आपकी मर्जी है, आप प्लस साइन के साथ कर सकते हैं या फिर बैक टिक, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था बैक टिक में हमें बहुत सारी चीजें ना ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम अब इस करली जो अंदर करली ब्रैकेट हमने यूज किया जावा स्क्रिप्ट के लिए, वो इसमें भी हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, नहीं। ठीक है। तो ये आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो हम बैकटिक का यूज करें क्योंकि बैकटिक के साथ हम ऑलरेडी फैमिलियर है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इनलाइन स्टाइल करने का भी ऑप्शन मिल जा रहा है हमें। इनलाइन स्टाइल भी हम कर सकते हैं। जैसे कि HTML के अंदर अगर हमें इनलाइन स्टाइल करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते थे, नहीं। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। बट आप क्योंकि इस स्टाइल एट्रीब्यूट को जो हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम ना यहाँ पे लेके आने वाले हैं, तो इसलिए हमने पहला सिंगल करली ब्रैकेट लगाया ताकि हम जावा स्क्रिप्ट लिख सके। दूसरा करली ब्रैकेट क्या है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम फिर दूसरा करली ब्रैकेट, कोई ये स्पेशल ये डबल करली ब्रैकेट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, बस सिंपल कि पहला करली ब्रैकेट हमें जावा स्क्रिप्ट को एक्सेस करने का है ना प्लेस होल्डर प्रोवाइड करता है। दूसरा करली ब्रैकेट जो है वो सिंपली क्योंकि हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, की एंड वैल्यू का पेयर देख रहे हैं वो ना, विड्थ और हाइट जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है जो कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर। ठीक है, क्लियर। यस ये सर। है कि आप इस तरीके से भी इनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो आप जस्ट लाइक हमारे पास टेलविन CSS पता है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर जब भी आप डायनेमिक तरीके से अगर आपको ना प्रॉपर्टी का नाम भी मेंशन करना है, प्रॉपर्टी की वजह से ये इमेज साइज है, तो टेलविन के अंदर कैसे आप करोगे डायनेमिक कंटेंट, नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है थोड़ा। तो अब टेलविन के अंदर कैसे करना है, अब इसके लिए जब हम लोग जब कर सकते हैं उसमें भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें नीड पड़ेगी पड़ेगी ना हर बार, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो हम डायनेमिक तरीके से लेके आ रहे होंगे। तो टेलविन के अंदर भी सीखेंगे, बट अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमें डायनेमिक तरीके से करना है तो हम इनलाइन ना ऑब्जेक्ट को पास कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल था। तो यहाँ पे हम बस हमने हमने क्या सीखा कि एक कंपोनेंट के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हमें सिंपली एक करली ब्रैकेट का ब्रेसेस का यूज करना है। ठीक है, एक पेयर ऑफ करली ब्रेसेस हम स्टार्ट करेंगे, देन उसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सिंगल वैल्यू लेके आ रहे हैं, जस्ट लाइक इसके साथ अगर हम चाहें तो कुछ प्लस और भी कुछ हमें जो भी ऐड करना है कॉन्कैट करके एक पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या करता है, सिंपली दो ऑपरेंड को नहीं बेसिकली ऑपरेटर के साथ हम ऐड करके हम सिंगल ना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपकी कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखिए, बस उससे क्या है कि एक वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, नहीं। तो इसीलिए देखिए क्या है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम जो JSX लिख रहे हैं इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो करली करली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग सिर्फ सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, इसके अंदर हम इफ एंड एल्स या लूप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए क्योंकि रिटर्न कीवर्ड के अंदर हमें इफ एंड एल्स का यूज करके कंडीशनल नहीं यूज कर सकते। अगर हमें इफ एंड एल्स का यूज करना है कंडीशनल के लिए, तो कंडीशनल के लिए हमें क्या करना होगा, ये कंडीशनल अगर कोई कंडीशन अप्लाई करना है तो हमें उस कंडीशन को इफ एंड एल्स के थ्रू अगर हमें यूज करना है तो हम सिंपली रिटर्न कीवर्ड के बाहर उस कंडीशन को लिखेंगे, और देन उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, एज ए वेरिएबल यहाँ पे हम सिंपली उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि जो हम लोगों ने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर, तो टर्नरी और एंड ऑपरेटर हमेशा आपको क्या रिटर्न करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जेएसएक्स के अंदर टर्नरी ऑपरेटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कंडीशन के लिए। ठीक है। या फिर एंड ऑपरेटर का, तो एंड ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर आपको क्या कर रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप
उसको ना रिटर्न कीवर्ड के पहले वो ना एक लेंदी स्ट्रक्चर लिखने के बजाय आप इनलाइन तरीके से आप कंडीशन को यूज कर पाए। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। तो अभी हमारा ये जो भी चीजें था कि हम कैसे डायनेमिक कंटेंट को लेके आ सकते हैं, और डायनेमिक कंटेंट सिर्फ और सिर्फ जेएसएक्स टैग के अंदर नहीं, बेसिकली हम एट्रीब्यूट के अंदर भी हम ना डायनेमिक तरीके से कंटेंट को लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा आदित्य कुमार। क्या भाई, अब ये तो गर्ल्स का फोटो है, ऐसा क्यों? नहीं, चलिए तो यूट्यूब पड़ेगी। हटाओ, अच्छा नाम ही आपका चेंज कर लेते हैं। ये तो गलत हो गया तुम्हारे साथ। ये गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, क्या नाम था? इनका डाल दिए। क्या था? लेडी गागा लिख लेते हैं। सर ये है ना, इसका नाम डाल दिया है सर, ये बैठ। क्या था? अरे इसका शुक्ल डाल दीजिए, शुक्ल। सर आदित्य ही सही था। आदित्य सही था ना? क्यों? आकांक्षा जी देखिए मजे ले रही हैं। लेडी लैमर लिखा था, चलो इसी को कर लेते हैं। ठीक है। अपना नाम डलवा दो। हाँ, तो याद ही नहीं कर पाए। क्या हो गया अभी? ओके, इमेज इमेज यूआरएल के URL। यहाँ पे आ गया। इमेज यूआरएल के लिए सॉरी, कॉमन। सेपरेट नहीं किया था। ठीक है, तो अभी हमारा ये सिंपली जैसा था वैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारा ये हो गया, देन आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपली आगे क्या लिखा है, जस्ट लाइक वही स्टाइल के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी डबल करली ब्रेसेस का यूज किया गया, तो बेसिकली सिंपल सिंटैक्स ही है, कोई स्पेशल सिंटैक्स नहीं है। जस्ट लाइक एक रेगुलर करली ब्रेसेस का यूज करके, जिसके लिए हम के अंदर यूज करते हैं एक्सप्रेशन लिखने के लिए, और फिर देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रेंडर किया गया है। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हमें क्या, जस्ट लाइक जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इफ एंड एल्स का यूज करना चाहते हैं, तो आपको जेएसएक्स के बाहर आपको क्या लिखना होगा, सिंपली इफ एंड एल्स का यूज करना पड़ेगा। देन फिर उसको हम क्या करेंगे, सिंपली उस जो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसके रिटर्न को, और देन उसको हम क्या करेंगे, जेएसएक्स के अंदर हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, बट अब ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है, बट अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर इस तरीके से इफ एंड एल्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप टर्नरी ऑपरेटर, जो ये सिंटैक्स दिया गया, टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन हमें बेसिकली जो भी रिटर्न करे, ट्रू या फॉल्स, देन उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आगे हम लोग ट्रू और फॉल्स के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को हम सेपरेट कर सकते हैं कॉलन के साथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया, सिंपली ये कंडीशन पहले चेक किया गया कि इज लॉग्ड इन, बेसिकली वो लॉग्ड इन है, बेसिकली जो भी कंपोनेंट है वो लॉग्ड इन है कि नहीं है। सिंपली पहले ये एक वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जा रहा, फिर उसके बेस पे ये बेसिकली दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को क्या किया जा रहा है, रेंडर किया जा रहा है। तो अब तरीका या तो हम सिंपल टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या तो हम लॉजिकल एंड का आप ना यूज कर सकते हैं। दोनों हमने पढ़ रखा था। ठीक है, कि अब लॉजिकल एंड बेसिकली क्या करता है, हमने देखा था कि जब भी ये लेफ्ट साइड वाला कंडीशन ट्रू होगा, तभी ये राइट साइड वाला क्या होगा, बेसिकली हमें शो होगा, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर हमें और भी सर जी। सर ये जो एंड वाला आपने समझाया था ना, हम्म नॉर्मली जो हम लोग ने पढ़ा है एंड का कंसेप्ट, कि अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। हम्म। लेकिन उस दिन जो आप बता रहे थे सर, अगर जो पहले वाला ट्रू है, देन उसके बाद वाला कंडीशन कुछ होगा तो वो ट्रू हो करके आ देखिए, जाएगा, खाली अरे पहले वाला समझो, नहीं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, आप अभी तो पढ़ा तो था हम लोगों ने कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू आप जस्ट लाइक ये तो अपने आप में एक कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। वैल्यू क्या होगी, अगर वैल्यू थी हमेशा क्या होगी, ट्रू ही तो होगी ना। यस सर। तो ट्रू एंड ट्रूथ क्या होगा, ट्रू ही तो रिटर्न होगा, नहीं? तो
तो ये यस तो सर। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे ट्रू है ये, तो इसके तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस हमें इसको चेक करने की जरूरत है। अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी बस ये सिंपली अब ये कंडीशन के लिए आप चाहें तो ये नीचे देखिए, सिंपली अगर आप ये जो हम लोग भी बनाने वाले हैं इसमें कंडीशन का यूज कर लेंगे, यहाँ पे दिया गया होगा कुछ कंडीशन के लिए यूज करने के लिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पता है, अब इसके लिए हमें एक और दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, एडमिन पैनल और लॉगिन फॉर्म। तो अगर आप पहले बना लीजिएगा, फिर या फिर जो भी दो कंपोनेंट आपके हैं उन दो कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास देन एक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लिस्ट को अगर रेंडर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। अब सिंपली इसके लिए हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट कोई भी फीचर यूज कर सकते हैं, या तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अगर फॉर लूप अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पहले रिटर्न कीवर्ड, जैसे इफ एंड एल्स का यूज करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड के पहले हमने क्या कर लिया था, उसको वहां से जो भी वैल्यू हमें गेट होती थी, तो फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अगर फॉर लूप का यूज कर रहे हैं रेंडरिंग के लिए तो आप उसको रिटर्न कीवर्ड के पहले यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एरे के मेथड को रिटर्न कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। एरे के मेथड भी हमें सिंपली जो भी एरे होगा उसको लूप में हम क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली लूपिंग कर सकते हैं मैप मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नाम का एक एरे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट का एरे दिया गया है। और इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट के थ्रू हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करने, सिंपली नहीं। तो अगर जैसा कि यहाँ पे दिया गया, इस कोड को अगर पढ़ना चाहें तो जस्ट लाइक पहले हम इसको कॉपी करते हैं, ये जो हमारे पास डेटा है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, एक शॉपिंग लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक नया कंपोनेंट। नहीं तो सिंपली कंपोनेंट के अंदर आते हैं और एक शॉपिंग लिस्ट नाम करके एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, डॉट TSX। ओके, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक चलो RFC हमने शॉपिंग लिस्ट बनाया, और हमें क्या करना था इसके अंदर ना, हमारे पास जो लिस्ट थी उसको हम कहीं पे भी इस फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे कि हमारे पास हमने जो वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया प्रोडक्ट नाम से, एक वेरिएबल बना दिया इस फाइल के अंदर और उसको हमने स्टोर कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो दो तरीका है हमारे पास, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल इस प्रोडक्ट, क्योंकि एक क्या है हमारा एरे है, तो प्रोडक्ट डॉट मैप मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लूप करना है, मैप लगाएंगे। तो ये मैप मेथड हमें क्या करता है, एक कॉल बैक लेगा सिंपली, जब भी इसको हम कॉल करेंगे तो कॉल बैक बेसिकली हम क्या करते हैं, इस कॉल बैक में हम कोई भी एक वेरिएबल पास कर सकते हैं, जो कि पहले हर एक एलिमेंट को ना उस वेरिएबल में वन बाय वन करके क्या होगा, स्टोर होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लिखा था, जो हमारा एरे है वो यस लगा हुआ, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं या फिर कुछ भी आपकी मर्जी है। हमने ये प्रोडक्ट लिखा पहला वेरिएबल, देन दूसरा हमने क्या किया, इसमें इंडेक्स पास कर लिया। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप इनोनिमस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब एरो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो भी ये यहाँ से हम करली ब्रैकेट लगा के भी हम कुछ चीजें रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज हमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ना हम एक बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, करली ब्रैकेट्स का ही यूज कर लेते हैं पहले ना, फिर उसका रिटर्न हाँ करते हैं। सर। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी थी तो करली ब्रैकेट का यूज कर लिया हमने। देखिए क्या हमने करली ब्रैकेट यूज किया तो हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लिया, अदरवाइज नहीं करते तो फिर नहीं करने की जरूरत थी। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट को क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एल आई। बट इसके अंदर ये जो हमारा ये हमने यहाँ पे एक स्पेशल एट्रीब्यूट यूज किया है एल आई के अंदर,
की नाम के ना एक की हमने प्रोवाइड किया है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, जिसको प्रॉप बोल सकते हो, ये की। तो ये स्पेशल टाइप की होती है। बेसिकली ये क्या करता है, जब भी हम कोई लिस्ट को ना रेंडर करना चाहते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट को ना एक की प्रोवाइड करनी होती है, ताकि हमारा जो जावा सॉरी रिएक्ट क्या कर सके, क्योंकि मल्टीपल लिस्ट होगी, मे भी हो सकता है कुछ लिस्ट को बाद में आपको डिलीट करना हो या फिर नई लिस्ट को ऐड करना हो। तो रिएक्ट बेसिकली हमारे ना जो भी लिस्ट है उसको ट्रैक कर सके, कौन सी लिस्ट डिलीट हो रही है, उसको उसको एक ना नंबर देना जरूरी है, ठीक है, ताकि उस नंबर के हिसाब से वो उसको ट्रैक कर सके। इसलिए हम की में प्रोवाइड करते हैं। और की जो वैल्यू है कुछ भी दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, या फिर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, बट कोई यूनिक वैल्यू हमें देनी होती है, ठीक है। जितनी भी बेसिकली हम लिस्ट रेंडर करने वाले हैं, वो उन हर एक लिस्ट के लिए एक यूनिक वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडी की जगह पे क्योंकि आईडी यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा था, ये देखिए इस प्रोडक्ट में आईडी लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3 सब डिफरेंट डिफरेंट है। अदरवाइज हम अगर ये नहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे कि इंडेक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेस कर लिया है, तो यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर सकते थे अगर आपकी मर्जी, क्योंकि इंडेक्स भी तो हर एक के लिए अलग अलग ही होगा, नहीं? क्लियर? तो कर सकते हैं, इंडेक्स को भी पास कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब भी हम कोई भी अपना लिस्ट बनाते हैं, तो हम वहां पे ना ऑलरेडी हमारे पास ना एक यूनिक नंबर हम दे देते हैं, ताकि उस नंबर को हम अपने इस की के लिए पास कर लें। बट जब डेटा हमारा डेटा बेस से आ रहा होता है, तो बेसिकली ये की ना बेसिकली हमारे डेटा बेस में ऑलरेडी हर एक डेटा जो भी जैसे मोंगो डीबी यूज करेंगे, तो आप अपने आप एक आईडी एट्रीब्यूट हमें आईडी हमें मिल जाती है, हर एक नहीं डेटा के लिए एक ना यूनिक आईडी मिल जाती है, हम उसी आईडी को यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, बस आपको याद रखना है कि की के अंदर हम वही वैल्यू पास करेंगे जो कि यूनिक, ठीक है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो वैल्यू कहाँ से लेके आना है, वो आपकी मर्जी है, बट वो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली या तो हम इंडेक्स भी यूनिक होगा तो इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे डेटा में ही हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी यूनिक वैल्यू अवेलेबल थी। तो क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर 1 बाय 1 करके सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, तो प्रोडक्ट जो कि हमने यहाँ पे हमारे कॉल बैक के अंदर हमें मिल जाता है, तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, मिल जाएगा। बट इस प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा। और इस ऑब्जेक्ट के किसी एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे और देन आईडी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा की है, ठीक है। तो जब भी लिस्ट को हम रेंडर करेंगे, अब हमेशा आपको क्या करना होगा, कि एक लिस्ट को रेंडर करने के लिए आप हमेशा एक की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये रिएक्ट आपको क्या करेगा, एक रिटर्न जब भी करोगे तो एरर शो होगा, ठीक है। जहाँ पे रिएक्ट आपसे बोलेगा कि आपको क्या करना है, कीप एट्रीब्यूट का यूज करना ही है आपको, ठीक है, जब भी लिस्ट करेंगे। तो कर ले रहे हैं अभी हम लोग, सॉरी। सॉरी, हो गया। चलो फिर से लिख लेते हैं की, नहीं की के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। और बाकी सिंपली कंटेंट के लिए हम प्रोडक्ट डॉट टाइटल का यूज करें, क्योंकि टाइटल हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट डॉट मैप, ठीक है, जैसे हम मैप मेथड यूज करते हैं, मैप मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, सर एरे। एरे रिटर्न करता है, नहीं? तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो सारे एरे को हम सिंपली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं? कर सकते हैं, यस सर, हो जाएगा। कर लें। कर लीजिए सर। कॉन्स्ट, सिंपली क्या करेंगे आप, जस्ट लाइक लिस्ट, ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो नहीं आना चाहिए। अब हमें सिंपली ये जो एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, ये लाइन समझ में आ गई आपको भी यहाँ पे? हाँ, वो तो समझ में आ गया सर। ये अब मुझे लग इसको रहा है सर पैरेंथेसिस का दिक्कत है कुछ। रिटर्न से पहले लगाना पड़ेगा क्या?
नहीं नहीं, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां देखिए मैप कीवर्ड के बगल में रेड रेड हो रहा है ओके। parenthesis। ओके, हाँ, एक पैरेंथेसिस हमने कम लगा हाँ रखा है ना। तो हाँ ये वही लगेगा। पैरेंथेसिस ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो नहीं ये तो तो अभी ठीक है, बट अब यूज कैसे करने वाले हैं हम लोग, सर हम सोचते लोग रहो। अब बाकी वेरिएबल। चल पढ़ें, अब आगे पढ़ें उसके बाद। सिंपली हमने क्या किया था कि ये इस लिस्ट को हमने यहाँ पे से कॉपी किया था। इस लिस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट मैप लगाया, प्रोडक्ट देन लेके प्रोडक्ट डॉट आईडी देन प्रोडक्ट डॉट टाइटल। यहाँ तक हमने, जैसे कि अभी हमने लिस्ट वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लिया था। और देन फिर हमें क्या यहाँ पे क्या हो रहा, क्योंकि लिस्ट को किसी न किसी टाइप की लिस्ट में हमें रेंडर करना, यूएल या ओएल के अंदर हमें करना होगा। सिंपल रिटर्न के अंदर हम यूएल का यूज कर ले रहे हैं या फिर ओएल का, जो भी कर लो, फिर लिस्ट आइटम को हम क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। नहीं, क्लियर। तो उसके बाद अभी इसको करते हैं, बाकी आगे पढ़ लेते हैं। नोटिस हाउ एल आई हैज ए की एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर ईच आइटम इन ए लिस्ट यू शुड पास ए स्ट्रिंग or a number that uniquely identify that item among its sibling, ठीक है। सिंपल, यूजुअली a key should be coming from your data such as database ID, सिंपल, क्योंकि किसी भी डेटाबेस की एक आईडी होती है। React uses your key to know what happen if you later insert, delete या reorder the item, ठीक है। सिंपली कुछ भी अगर डिलीट करें, जस्ट लाइक ये कोड है। अब चाहें तो आप इस कोड को पूरे तरीके से अगर स्टाइल के साथ अगर करना चाह रहे हैं, तो सिंपली, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटा या फिर ना डार्क ग्रीन, अगर इस तरीके से स्टाइल भी करना चाह रहे हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का, जिसे कि हमने पिछली बार देखा ही था, उसका भी यूज कर लिया गया है। और देन उसके बाद हमारा एल आई रिटर्न होने के बाद यूएल के अंदर, तब चाहो तो ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लो। तो आपके पास, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये पूरा कोड तो लिख ही लिया था, बस रिटर्न बाकी था हमें। तो यहाँ पे हम या तो कॉपी कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से हमें जो रिटर्न करना था, रिटर्न किए ही थे। तो आप चाहे तो आप शॉपिंग लिस्ट के अंदर, रिटर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पहले तो एक पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना होगा। देन हमें फिर क्या करना होगा, ये, और देन इसके हमें फिर, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यूएल के अंदर सिंपली जो लिस्ट वेरिएबल में बनाया था उसको हम सेव कर सकते हैं। और हमारा क्योंकि शॉपिंग कार्ट हमने बनाया था, अब शॉपिंग कार्ट को हमें क्या करना, माई कंपोनेंट के अंदर रैप कर लेते हैं ताकि हमें दिखना शुरू हो जाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, शॉपिंग लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ही था ना, ठीक है। ये इंपोर्ट भी हो ही चुका होगा, शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। सेव करते हैं तो अभी हमारे हमारे कोड में ये दिखना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, जो भी शॉपिंग लिस्ट था हमारा, कैबेज, गार्लिक और एप्पल, ये लिस्ट आराम दिखना शुरू हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास क्या नहीं है, सिंपली इसको हटाते हैं लिस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको स्टाइलिंग की प्रॉब्लम थी। नहीं, स्टाइलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हमारे पास, जैसा कि ऑलरेडी ये कोड दिया था, या तो हम खुद से लिख लें, ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लें अपने कोड में, बस इतना ही कॉपी कर लो। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, आप इसको कॉपी करके और अपने एल आई के अंदर यहाँ पे कर लो। जस्ट लाइक यहाँ पे एल आई जो हमने पास किया था, एल आई के अंदर की के बाद, और सिंपली इसको भी हम यूज कर ले रहे हैं, सिंपली हो गया। ईच फ्रूट जो हमारा है, सिंपली हमारे इस प्रोडक्ट में नहीं दिया गया था। जब भी हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखिए, जब इस कोड में देखेंगे तो यहाँ पे ना एक अलग तरीके से, यहाँ पे ना ईच फ्रूट नाम का भी एक ने वैल्यू हमें यहाँ पे स्टोर कर दिया गया था। हमें ये वाले प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार में हमें ये वाला ऑप्शन नहीं था। तो अभी कर लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट में देखिए ये ऑप्शन नहीं था, तो इसको फिर से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। बस हो गया। अब बाकी अब हम जाके देखेंगे तो हमारे अभी कोड क्या हो जाएगा, कलरफुल हो चुका होगा, जस्ट लाइक ये ना, कैबेज, गार्लिक, एप्पल, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था किसी भी लिस्ट को अपने कोड के अंदर नहीं ऐड करने के लिए।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैप मेथड, अब मैप मेथड के बाद अगर आप चाहें तब इस लिस्ट में से भी अगर कुछ फिल्टर करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपको पता ही है लिस्ट हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे कर रहा है, इस पर भी आप फिल्टर मेथड लगा दीजिए। नहीं, ये जो आपको लिस्ट मिल रही है, इस लिस्ट को फिर से आप ना जस्ट लाइक इसके बाद आप फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। अब करके जो भी लिस्ट आपको रिटर्न कर रही है, जस्ट लाइक यहाँ पे अभी ये कोड जैसे आपका कंप्लीट हो रहा है, इसके नीचे आप जस्ट लाइक आपको जो लिस्ट मिला है वो एक एरे आप लिस्ट है, और इसके अंदर आप चाहे तो फिल्टर मेथड यूज करके आप चीजों को फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर मेथड भी आपको क्या करता है, सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जहाँ पे आपको आइटम और बाकी इंडेक्स जो भी, ये भी 3 वैल्यू आपको पास कर देगा। क्या होगा कि मान लीजिए मल्टीपल अगर आपके पास जेएसएक्स लिस्ट बन रही है, आप उस लिस्ट में से क्या चीजें रेंडर करनी है आपको, उसके लिए आप चाहो तो फिल्टर लगा सकते हो। नहीं तो आपकी मर्जी है, करके देखिएगा। अगर यहाँ पे नहीं तो फिर आगे जब वहां पे करेंगे तो आपको एक एक जगह पे तो ऐसा है, जब ये पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं पे तो है, जस्ट लाइक प्रॉप्स में अगर आप जाके देखेंगे, प्रॉप नहीं रेंडरिंग लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर का भी यूज, जस्ट लाइक ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट को पहले जस्ट लाइक ये लिस्ट जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। मैप मेथड का यूज किया गया है जैसे कि भी हम लोगों ने किया, बट मैप के बाद ना क्या किया गया है, मैप मेथड का यहाँ यूज किया गया है, उसके बाद ना इसको ना फिर से ये बेसिकली जस्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ पे क्या है, जो हमें एरे मिल रहा है मैप मेथड लगाने के बाद उस पर फिल्टर मेथड का भी यूज कर लिया गया है। तो जस्ट लाइक सिंपली उसके बाद ये कोड है, तो इसको जाकर ना पढ़ने की कोशिश करिएगा, सिमिलर टाइप का है, कुछ भी नहीं, मैप के बाद बस आप फिल्टर लगाना है। तो अब ये वाला सेक्शन जाकर रेंडरिंग लिस्ट को डिटेल में अगर आपको पढ़ना है कैसे लिस्ट को रेंडर करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप जाके प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एक एक सेक्शन को प्रैक्टिस करवाना इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं बस ओवरव्यू वाला करवा रहा हूँ ताकि आप ना फेमिलियर हो जाए। बट पढ़ने की कोशिश करिए, अगर आपको ना देखो, इसीलिए मैं बोला कि फालतू की जगहों पे मत जाइए, सिंपल जितना आपको बताया गया उसको देखिए और फिर इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके पास सफिशियंट डिटेल नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया, अभी हम चलते हैं अपने कोड पे जहाँ पे थे क्विक स्टार्ट के अंदर। क्या बेटा, लिस्ट तो हमने सर कंप्लीट। हमारा रिएक्ट कंप्लीट हो गया ना लगभग पूरा। हाँ हाँ, नहीं कुछ हुक्स बचे हैं, हुक तो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हुक्स तो स्पेशल कॉन्सेप्ट बेसिकली मोस्टली 80% कॉन्सेप्ट तो अपना कवर कर चुके हैं ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कितना आसानी से कई क्लास में हम लोग खत्म। अगर जावास्क्रिप्ट एक नहीं होती। महीने सर हो गया, एक महीना हो गया, एक महीना हो गया पढ़ते हुए। रिएक्ट रिएक्ट नहीं तो वो तो बीच में था ना, अभी तो स्टार्ट किया था मैं घर से आने के बाद तो रिएक्ट स्टार्ट। 12 तारीख को आपने वीडियो 2 डाली थी। ना 12 को तो 13 को तो मैं आया हूँ। हाँ तो ऐसे ही कुछ आपने फिर स्टार्ट कहाँ से किया। एक महीना हो गया भाई, और उसमें भी। उधर जो आपने पढ़ाया था ना सर, 2 वीडियो जो पढ़ाई थी आपने, ठीक है, तो जो वो तो पढ़ा करके गए ठीक थे। है, अभी तो हम लोग पूरा स्टार्ट से ही पढ़े थे, इसमें भी बहुत धीमा पढ़ रहे हैं, अदरवाइज और तेज पढ़ सकते थे। ठीक है, तो अभी हमारा ये प्रोडक्ट लिस्ट वाला था ऑप्शन हो गया कंप्लीट। जस्ट लाइक रिस्पॉन्डिंग इवेंट, इवेंट के बारे में चलो हम लोग कोड नहीं करते यार, अब बहुत हो गया। ठीक है, इवेंट पढ़ लिए थे। ठीक है, काफी कितना कितना प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोगों को। ठीक है, कुछ तो मेहनत कर लो। ठीक है, इवेंट के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि जब भी हम इवेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम जेएसएक्स के अंदर, ठीक है, जो बिल्ट इन कंपोनेंट जैसे कि बटन हो गया या फिर ना कोई डिव हो गया, जो भी हम जेएसएक्स बिल्ट इन जेएसएक्स का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इवेंट यूज करेंगे तो बिल्ट इन इवेंट का नेम हम मेंशन करेंगे, जैसे कि ऑन क्लिक क्या बिल्ट इन इवेंट का नेम है। ठीक है, वैसे ही और भी सारे जो भी हमारे पास इवेंट का नेम है, जस्ट लाइक नहीं हावर नहीं ऑन हावर या फिर जस्ट लाइक इनपुट के लिए हम यूज करते हैं, सबके साथ ना हर एक इवेंट जो भी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे उसके नाम के आगे बस ऑन लगा दीजिए। ठीक है, और जैसे हम वहां पे किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर पास करते थे, ऐड इवेंट लिसनर के आगे इवेंट का नाम लिखते थे, फिर उसके बाद हैंडलर पास कर रहे थे। सिर्फ यहाँ भी हमें क्या इवेंट हैंडलर पास करना है, इवेंट हैंडलर एक फंक्शन होता है, या तो आप इन लाइन तरीके से पास कर लीजिए एरो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन का यूज करके, या तो आप अपने कंपोनेंट को रिटर्न के अंदर रिटर्न से पहले कोई भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर लीजिए। और ये क्योंकि हैंडलर फंक्शन हुआ तो इसको जब भी आप नाम लिखेंगे तो हैंडल
से स्टार्ट कर सकते हैं बाई कन्वेंशन, कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको नाम क्या करना है, जैसे जो भी हैंडलर फंक्शन होगा उसको हैंडल, और देन उसके बाद जिस भी पार्टिकुलर इवेंट को वो हैंडल कर रहा होगा वो उस इवेंट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया हैंडल क्लिक, क्योंकि क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहा है तो सिंपल, और ये सिंपल एक फंक्शन है जिसको बटन के ऊपर हम लगाया कि जब भी बटन क्लिक करें तो ये फंक्शन क्या हो, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, सर क्लियर? नहीं, हो गया? सर एक चीज पूछना है। हम्म। सर आपने ना जो लास्ट एक प्रोजेक्ट कराया था, मैंने ये डाउट भेजा था, जो हैंडल क्लिक आपने लिखा हुआ है नीचे, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक जो लिखा है इसी कोड में, हम्म। इसकी जगह आपने एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया था और हैंडल क्लिक में आपने एक वो आर्गुमेंट पास किया था JSX करके, जब हमने प्रोजेक्ट किया था ना। तो सर हम नहीं, लोग ने वो कॉल बैक फंक्शन क्यों पास किया था उसने उस टाइम पे? देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट हम वहां पे क्या किए थे हम लोगों ने, कि हम लोग ना ये जो माई बटन को ना किसी और कंपोनेंट में यूज कर रहे थे। ठीक है, और फिर माई कंपोनेंट किसी और फाइल में हमने बना रखा था, तब इस फाइल के यहाँ पे क्या कर रहे थे उसके, और हमें उस हैंडल क्लिक इवेंट का यूज ना जहाँ पे इसका जो पेरेंट कंपोनेंट था उसमें यूज करने की जरूरत थी, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ ऐसा कंटेंट लिख रहे थे जो कि उस इवेंट के ऊपर डिपेंड था। नहीं, जैसे यहाँ पे अगर हमने हैंडल क्लिक बनाया तो किसी और में ये हैंडल क्लिक को तो हम नहीं यूज कर सकते हैं ना। यूज करने का तरीका क्या है कि हमें यहाँ से इसको पास करना होगा, वहां तक पहुंचाना होगा। पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल प्रॉप का यूज करना होगा। तो हमने वहां पे क्या किया था, जो हैंडल क्लिक बनाया था उस पार्टिकुलर फाइल में यूज किया था, बट उसको हमें कहाँ पे, उस बटन के क्लिक करने पे था, फिर हमने वहां से उसको प्रॉप के रूप में पास किया था, फिर इस बटन पे आके यूज कर लिया था। ठीक है, तो जिस भी फाइल के अंदर आपको यूज करना है वहां पे आपको उसकी जरूरत होगी। जरूरी नहीं कि आप वो हैंडल, जो हमारा हैंडल फंक्शन है, ठीक है, हैंडलर है, तो वो बेसिकली वो जरूरी नहीं कि उसी फाइल के अंदर हो, किसी भी फाइल में बना दो फिर वहां तक, लेकिन उस फंक्शन को जस्ट लाइक ये फंक्शन है, जरूरी नहीं कि इसको इसी जगह डिफाइन करो, किसी और कंपोनेंट में बना दो, बट इस कंपोनेंट के पास, इस माई बटन कंपोनेंट के पास इस फंक्शन का एक्सेस होना चाहिए। तो या तो यहाँ पे डिफाइन कर लो या तो इस फंक्शन के अंदर एज ए प्रॉप पास कर लो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी सिंपल जब भी आप ऐसा करते हैं कुछ, तो ये हमारा इवेंट यूज हो गया। बट क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे ना इस तरह का अगर हम कोई इवेंट बनाते हैं और इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, और बट हमें ये भी देखना है कि कितनी बार इस बटन पे क्लिक किया गया, बेसिकली जस्ट लाइक इसके स्टेट को भी हमें क्या करना है, स्टोर करना है, कि बेसिकली जब भी कोई क्लिक कर रहा है तो कितनी बार क्लिक किया, उस चीज को ना हमें स्टोर करना है अपने मेमोरी में, एज ए मेमोरी। तो हम इसके लिए हमने देखा था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि यूज स्टेट का यूज करके जस्ट लाइक हम इस कंपोनेंट को हम ट्राई कर, चलो पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि ना, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ना बना ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक माई बटन था ना, चलिए तो माई बटन नाम करके एक कंपोनेंट बनाते हैं, माई बटन डॉट TSX। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास का RFC का यूज करेंगे, या फिर जस्ट लाइक हम क्या करते हैं ना, पूरा जो भी हमने वहां से बनाया था ही कॉपी और पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कंपोनेंट बन गया माई बटन का। अब इस माई बटन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये जो हमारा हैंडल क्लिक है, सिंपली इस पे हमने यूज कर लिया। ठीक है, ये बटन क्लिक पे, बट अगर हमें ये देखना है कि ये बटन कितनी बार क्लिक हुई, अगर हमें ये पता लगाना है, तो obvious बात है कि हमारे पास कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम ये ट्रैक कर सके। नहीं, बट अभी जैसे मान लीजिए माई बटन को हम कहीं पे यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इसको हम ना यहाँ पे ऑलरेडी एक माई बटन नाम का एक फंक्शन हमने बना रखा था। ओके, ये बनाया था ना, तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, इस बटन का हमें कोई नीड तो है नहीं। ठीक है, अब ये माई बटन को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि माई बटन का हमने एक बना ही रखा है, तो इसको हम यूज करने के लिए माई बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट,
ठीक है, माई बटन को हमने इंपोर्ट कर लिया और फिर यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब इसमें क्या हमें मिलेगा, सिंपली अगर अपने कोड पे जाकर देखेंगे लोकल होस्ट पे क्या एरर आ गया, तो देखिए सिंपली ये कौन सा एरर है कि हमने क्या यूज कर लिया था, इवेंट को यूज किया था, बट हमें उसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने कंपोनेंट को क्या बनाना होगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होगा। ठीक है, क्या दिया है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड रिस्पेक्टेड टू स्ट्रिंग। चलो अभी कहाँ पे एरर आ रहा है, माई बटन, माई बटन सेव, सॉरी सेव नहीं किया था, कर लेते हैं पहले सेव। कहाँ कहाँ सेव करना था, एक सेव हो गया, और कहाँ पे सेव करना है। सर आपने एक्सपोर्ट तो किया नहीं है माई बटन को और इंपोर्ट कर दिया है इसमें। माई बटन को एक्सपोर्ट नहीं किया है, हाँ इसी में ओके तो करवा दो भाई। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। जल्दी से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको, किस कौन चीज नहीं सेव हुआ है, कुछ तो सेव नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी वो हमारा तो क्या हो देखो। गया, जस्ट लाइक कंपोनेंट हमने क्या यूज कर तो लिया, ओके। अब क्लाइंट कंपोनेंट अभी इसको हमें बनाना था, माई बटन को, क्योंकि ऑन क्लिक का हम यूज कर रहे हैं जो कि इवेंट है, तो क्या करना था हमें, यूज क्लाइंट। सर ये हमें क्यों करना पड़ता है बार बार? हम्म, ये यूज क्लाइंट क्यों करना पड़ता है बार बार? कितनी बार बताओगे। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ना करना पड़े? नहीं, बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट ना सर्वर कंपोनेंट है, तो आप क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए क्लाइंट बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो भी यूज करते हो सब सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है, तो अभी माई कंपोनेंट जो हमारा है ये हमारा रेंडर होना शुरू हो गया, बट अगर मैं कंसोल किया था हम लोगों ने ना, अगर कंसोल करके जाकर देखें तो देखिए क्या है, ये हमारा कंसोल है, और सिंपली क्लिक मी पे हमें क्लिक करना होगा, क्लिक मी ही था ना, इसी पे करें। देखिए क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक मी जो हमारा हो रहा है वो तो मतलब इवेंट हमारा काउंट हो रहा है, अलर्ट लगा रखा है, अलर्ट ना करें, इसको कंसोल ही करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अभी सिंपली अगर अब जाके देखें, अब जैसे क्लिक में करेंगे तो देखिए कंसोल तो हो रहा है, बट हमें यहाँ पे देखना था कि कितनी बार ये काउंट, हमें कितनी बार क्लिक किया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम यहाँ पे यूज कर लें किसको, यूज स्टेट, नहीं, अच्छा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना सर? इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है, स्टेट, सॉरी, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज कर लेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर हमें जस्ट लाइक सिंपली क्या करना है, यूज स्टेट को कॉल करना है, कॉल करते वक्त सिंपली कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको जो भी रिटर्न करेगा, क्योंकि दो वैल्यू में रिटर्न करेगा उसको अरे के रूप में हम डिस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, काउंट को हमें क्लिक करना है, क्लिक को काउंट करना है, तो काउंट नाम दे दे रहे हैं, काउंट, और देन उसके बाद सेट काउंट, नहीं, काउंट यस। हो गया, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, और इनिशियल वैल्यू जीरो पास कर लेते हैं कि जीरो में शुरू में क्या हो जाएगा, जीरो सर काउंट हो। जीरो ना पास करके नली कर दीजिए, मतलब सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। चलो तो 10 कर लें, कुछ ना कीजिए नल। चलो ठीक है, तो 1 पास कर दिया हमने, और देन इसके बाद इसको हम क्या करें, क्लिक मी के आगे, क्योंकि हमें काउंट को यूज करना था, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि वो सिंपली एक वेरिएबल है, तो काउंट,
ठीक है। काउंट जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा। बट सिंपली अब ये काउंट को अगर हमें अपडेट करना है तो हमारे पास क्या है कि सेट काउंट फंक्शन को हम हैंडल क्लिक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर लेंगे इसको। ठीक है, अब कंसोल ना यूज करके हम बेसिकली क्या कर लेंगे, सेट काउंट को यूज कर लेंगे। और सेट काउंट के अंदर हम लोग काउंट काउंट प्लस वन कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब अगर जाके देखेंगे कोड अपना, देखिए क्लिक मी वन है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टू, थ्री, जस्ट लाइक हमारा क्या हो जाए, अपडेट होना शुरू हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो हमारा माई बटन फंक्शन है, ये माई कंपोनेंट के अंदर ना बाकी चीजें डिलीट कर लें क्या, ताकि अभी ना ये चलो प्रोफाइल और इसको ना अभी हटाते हैं, सिर्फ माई बटन को ही यूज करते हैं ताकि ना आपको पता रहे। और यहाँ से ये सारी चीजें हटाते हैं। ठीक है, बट अभी देखिए माई बटन को अगर मैं अगर टू टाइम्स अगर यूज कर लूँ, ठीक है, टू टाइम्स, तो क्या होगा, अगर मैं सेव करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, क्लिक मी, जस्ट लाइक, इसको थोड़ा सा कुछ तो अलग कर ले, कैसे करेंगे अलग, अ, करने के लिए हमारे पास अब दो ऑप्शन है। पहला हम क्या करते हैं, एक ड्यू बना लेते हैं, और चलो ड्यू ही बना लेते हैं। ड्यू बना ले, नहीं, ड्यू बना के फ्लैक्स कर सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, ये देखते इशू हैं। सर आया था मेरे में भी कि मतलब गैप कैसे दें बीच में दो आपकी सीक्वेंस। मर्जी है, कोई भी चीज कर लो। जस्ट ड्यू बनाया हमने, ड्यू के अंदर हमने क्या किया, माई बटन को हमने पेस्ट कर लिया दो बार। बट अब ड्यू को हमने क्या कर दिया, फ्लैक्स, उसे क्लास लिस्ट दे दिया, क्लास नेम, नेम क्या देना है हमें, फ्लैक्स कर देना है। ठीक है, तो फ्लैक्स हो जाएगा। फ्लैक्स क्या करना है, क्या करना है, स्पेस भी दे दे, गैप प्रॉपर्टी, गैप कैसे डैश करेंगे, गैप डैश हम्म, जीएपी गैप गैप और डैश। फोर। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास ये, सर इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सेव किया हमने। और भी हमारे पास ये क्लिक मी जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, और एरर किस बात का आ रहा है, हटाओ। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ये दो बटन है। देखिए क्या है कि मैं किसी एक बटन पे क्लिक करूंगा, दूसरा बटन क्या होगा ना, अपडेट नहीं होगा, बस सिर्फ जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बस वो सिमिलर बटन थी, बट जिस भी बटन पे कर रहे हैं वो बटन के पास ना अपना खुद का स्टेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरी बटन पर अगर मैं मल्टीपल टाइम्स करूंगा तो हर एक कंपोनेंट जितनी बार हम उसको यूज करेंगे उसका अपना खुद का एक स्टेट है। ठीक है, वो किसी दूसरे बटन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें कभी ऐसी नीड हो कि हम चाहें कि हम जब भी किसी एक पे नहीं अपडेट करें तो दूसरा भी अपने आप अपडेट हो जाए। ठीक है, जैसे बटन यहाँ आप देख रहे हैं, अगर अलग अलग बटन हमने दो बार बटन को यूज कर लिया है, तो जिस भी बटन पे कर रहे हैं तो बस सिर्फ उसी का स्टेट चेंज हो रहा है, दूसरे बटन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, नहीं, दोनों का अपना सिंपली जो स्टेट है वो सिंपली एक दूसरे के साथ नहीं, कॉमन नहीं है। ठीक है, इनकैप्सुलेट है बेसिकली हर एक बटन के साथ। तो अगर हमें कॉमन स्टेट पास करना है तो ये कैसे होगा, क्यों आकांक्षा जी, क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमें, अगर मान लीजिए अब ऐसा कभी नीड हो कि हमें दोनों बटन को एक साथ अपडेट करना है, बट अभी तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस दोनों का अपना खुद का अलग अलग स्टेट है जो कि समय के साथ बदल नहीं रहा सर बटन वाला पेज ओपन करिए। है। बटन वाला पेज ओपन करिए। बटन वाला पेज ओपन करें, चलिए ठीक है, लो,
चलिए, आइडिया नहीं लग पा रहा। नहीं आइडिया आ रहा है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया कि कॉमन स्टेट को हमें यूज करना है, तो कॉमन स्टेट के लिए हमें पहले कॉमन पेरेंट के पास जाना होगा, जहाँ पे दोनों बटन के लिए सेम पेरेंट हो। ठीक है, तो इस दोनों बटन के लिए सेम पेरेंट, कॉमन पेरेंट कौन सा है? ये माई कंपोनेंट है। तो हमें स्टेट को कहाँ पे यूज करना चाहिए? इस माई कंपोनेंट के अंदर, नहीं? ये भी ताकि जब ठीक है। स्टेट अपडेट होते दोनों बटन को वो स्टेट सिमिलर तरीके से ना मिल जाए। ठीक है, तो हम जो स्टेट यहाँ पे हम लोग अभी क्रिएट किए थे माई बटन के अंदर, इस स्टेट को हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेट काउंट को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर ले रहे हैं, कट कर ले रहे हैं बेसिकली। स्टेट में यूज चाहिए नहीं। और हम क्या करेंगे, माई कंपोनेंट के अंदर आके सिंपली स्टेट जो हमने यूज किया था, ठीक है, ये कर लिया। बट अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा स्टेट को पहले। तो कर लो इंपोर्ट, इंपोर्ट यूज स्टेट। सर अगर दोनों बटन जिस डिव में रैप हैं उसमें उस डिव को पास कर दिया जाए तो? नहीं, चलो अभी बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। हमें यूज क्लाइंट का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं स्टेट यूज क्लाइंट। ठीक है, अब हम हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या है, क्या अब हमें काउंट और सेट काउंट, इन दोनों को हमें जरूरत है अपडेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेट काउंट वाला जो फंक्शन था, ये यहाँ पे हमारा सेट काउंट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो अब हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको भी हमें हैंडलर को भी ना यहाँ पे यूज करना होगा, किसमें, कंपोनेंट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट करेंगे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपली हैंडल क्लिक यहाँ पे हमने कर लिया, वहां से हमने इस माई बटन वाले कंपो से इसको डिलीट मार दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अब इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि, सॉरी, कहाँ कोड। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो बाई कंपोनेंट है हमारा, हैंडल क्लिक तो हो गया हमारा, यहाँ पे काउंट भी हम अपडेट कर दे रहे हैं सेट काउंट के थ्रू। और अब हमें ये क्या करना है, काउंट और सेट काउंट बेसिकली जो हमारे पास जो हमारा ये हैंडल क्लिक फंक्शन है, इसको हमें कहाँ पे भेजना है, माई बटन के पास भेजना। नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, एज ए प्रॉप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर हमें काउंट, कोई भी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी दे सकते हो। इसकी जो वैल्यू हम पास करने वाले, इसमें हमें क्या सेंड करना है, काउंट को सेंड करना है। ठीक है, हो गया। और देन हमें क्या करना है, जो हैंडलर हमने बनाया है, अ, ठीक है, जस्ट लाइक क्लिक, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि क्लिक हैंडलर लिखिए, कुछ भी लिखिए, बट आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लिक हैंडलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल क्लिक को हम पास कर दे रहे हैं, जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था। और फंक्शन को पास करने के लिए करली ब्रैकेट का हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, हैंडल क्लिक, जो हमने सेट फंक्शन हमारा यूज किया हमने, हैंडलर क्या है, क्लिक, क्या लिखा है मैंने, क्लिक। ठीक है, हो गया। अब हमें दोनों कंपोनेंट को सिमिलर वैल्यू पास करनी है, तो दोनों जैसे यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और देन उसके बाद हमारे पास ये हो गया। क्लियर, समझ में आया ये? हमने बस क्या किया है कि जो हमारा स्टेट था, उस स्टेट को उसके कॉमन पेरेंट के अंदर डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद जो हमारा हैंडलर फंक्शन था, उसको भी उसी कॉमन पेरेंट के अंदर किया था। अब क्योंकि हमें इस हैंडलर की जरूरत कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट है, माई बटन कंपोनेंट है। अब वहां पे हमें यूज करने के लिए सिंपली सी बात है कि हमें पहले यहाँ पे इसको एक्सेस करना होगा। नहीं तो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्या क्या हमने भेजा है, वहां से काउंट भेजा है। ठीक है, और क्या भेजा है, क्लिक हैंडलर भेजा है, यही तो भेजा था। बाकी आगे की चीजें ये भी मेंशन मत करो, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर लिया है, बट नहीं करने की जरूरत अभी हमें। ठीक है, बस इतना ही हमें करना था, काउंट और क्लिक हैंडलर का हमें करना था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हैंडलर को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे सिंपली, जो हमने किया था, क्लिक हैंडलर। ठीक है, हैंडलर, और हमारे पास काउंट, तो सिंपली काउंट को हमने यूज कर ही लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा,
अभी सब कुछ सही है हमारा। अगर अब मैं जाऊं, अब अगर मैं किसी एक बटन पे क्लिक करूंगा, क्या हो रहा है? काउंट नहीं, सो ही नहीं हो रहा है। काउंट काउंट सब कुछ तो सही है। क्लिक में बटन, रिटर्न, माई बटन, काउंट, क्लिक हैंडलर। ओके, इसको मैंने सेव नहीं किया था यहाँ से, फाइल को सेव करते हैं। अब अभी जाके मैं करूँगा। क्या एरर आ रहा है? ये कुछ एरर आ रहा है माई बटन के बाद। फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, कर लेते हैं इसको फिक्स। ये फ्रेगमेंट की जरूरत div नहीं है। लगा दीजिए। या तो कुछ तो यहाँ पे हुआ है। नहीं नहीं सर, वो फ्रेगमेंट बस में div ड्यू यूज नहीं है, किया हमने था। ड्यू ड्यू सॉरी, ड्यू में चाहिए। ठीक है। नहीं, तो अभी हम, अगर मैं अब जाके जाऊंगा देखूंगा, देखिए अब एक पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देखिए दोनों सिमिलर तरीके से क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है। इसी को इसका नाम एक दिया जाता है ना, अपलिफ्ट स्टेट। ठीक है। जब स्टेट को अपलिफ्ट करना है हमें ना, स्टेट को ना कॉमन तरीके से यूज करना है, तो इसको ना स्टेट को अपलिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन पेरेंट के पास उसको हम लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपली लास्ट जो हमारा है, ठीक है, स्टेट, स्टेट का यूज देख लीजिएगा। और देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा इस चीज को, अगर देखेंगे तो सिमिलर काउंट को यहाँ पे देखिए कह रहे थे इंडिविजुअल, जो भी चीजें दिया है, नोटिस दैट ईच बटन रिमेंबर द ओन काउंट। ठीक है, स्टेट एंड डज नॉट अफेक्ट अदर बटन, जैसे कि हमने देखा था, क्योंकि जब हम ना इन लाइन मतलब सेम उसी बटन के अंदर स्टेट को यूज कर रहे हैं, तो बट अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें नहीं, स्टेट को क्या करना है, शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट के साथ। ठीक है, बट जब हम उसी कंपोनेंट के अंदर हम जब स्टेट को डिक्लेयर करते हैं, तो हम जिस बटन पे क्लिक करते हैं उसका काउंट बढ़ता है, बट दूसरे पे इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हमें शेयर करना है दोनों को कॉमन तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट लाइक इसके आगे पढ़ सकते हैं। नाउ व्हेन यू क्लिक, सॉरी, यहाँ पे however often you will need component to share data and always update the together to make both my button component display the same count and update the together. You need to move state from the individual button to upward. ठीक है, इंडिविजुअल बटन से आपको क्या करना है, अपवर्ड। और कहाँ पे करना है, क्लोजेस्ट कंपोनेंट कंटेनिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, वो कंपोनेंट जिसमें वो दोनों को कंटेन कर रखा है। ठीक है, क्लोजेस्ट में। ठीक है, क्लियर। ऐसे सिनेरियो में जब आप कर देते हैं, तो फिर आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका दोनों बटन क्या होता है, अपडेट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, नाउ व्हेन यू क्लिक, जस्ट लाइक आप करने के बाद ऐसा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं माई ऐप के अंदर इसने काउंट, सेट काउंट बना रखा है। देन उसके बाद यहाँ से क्या किया है कि ऑब्वियस बात है, ये काउंट और सेट हैंडल क्लिक को क्या किया है, बेसिकली यहाँ से पास कर दिया ऑन क्लिक प्रॉप के रूप में, और वहाँ पे जाके यूज कर लिया गया है। और ऐसे यही सारी चीजें, और इसको ना लिफ्टिंग स्टेट अप ना, तो ये जस्ट लाइक अगर कोई बताए कि कैसे स्टेट को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन पेरेंट के अंदर, तो तरीका बस यही है। बाकी अब इसको जाके पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों किसी बटन पे आप क्लिक करें, दोनों सिमिलर हो रहा है। तो इतना ही था। और स्टेट और जो भी सारा कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को जाकर ना आप स्टेप बाय स्टेप खुद से भी पढ़ सकते हो और अपने से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देन आपका ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर उसके लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा, हम्म, मेरी चैट। ओके। सर इसी में कर लीजिए, हाँ। लैपटॉप नहीं कर लीजिए, ओके समझाने ठीक। में आसानी रहे। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए इसको। ये नहीं नहीं, और नीचे थोड़ा सा और, वो हैंडलर वाला किया था, हाँ ये वाला, क्या है? ये इमेज। क्या था? सर इसमें जो आपने ये किया है ना, यही जो मैं पूछ रहा था, हैंडल बटन जो आपने यहाँ कॉल बैक पास किया है, हम्म। इसको समझा दीजिए कि मतलब यहाँ पे ये हमने ये कॉल बैक। यही तो अभी मैंने पास किया था। हाँ हाँ ऐसे ही था, अच्छा, लेकिन वो ये एग्जैक्ट। ये वाला लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर ये है, वाली। देखिए हाँ
आप ना हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सिंपली हैंडल को ना पास कर दे रहे थे, बट क्यों पास कर पा रहे थे? क्योंकि उस ये हैंडलर फंक्शन को कोई भी प्रॉप नहीं पास कर रहे थे, ना आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे थे। जब भी आप हैंडलर फंक्शन के अंदर ना आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो सिंपल बात है कि उस हैंडलर फंक्शन को कॉल करना, पैरेंथेसिस लगाने पड़ेगा नहीं? तो जैसे पैरेंथेसिस लगाएंगे, अगर हम ये वाला सिंटैक्स नहीं लिखते हैं, एक फंक्शन के अंदर नहीं रैप करेंगे, तो क्या होगा, ये फंक्शन तुरंत क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो फिर ये इवेंट पे ऐसा होगा ही नहीं कि इवेंट का वेट करना पड़ेगा, तुरंत कॉल हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको, क्योंकि हमें पास तो करना ही नहीं आर्गुमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दे रहे हैं, ताकि पहली सिनेरियो में क्या होगा, फंक्शन बस एक तरीके से डिफाइंड हो रहा है, नहीं ये कॉल भी हो जा रहा है, बट ये क्या है, कॉल तभी होगा जब ये फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन क्या हो, कॉल हो। और ये कॉल तभी होगा जब इस सेलेक्टर को हम क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे, क्लिक जब करेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सिंटेक्स नहीं लिखते, तो हम डायरेक्टली अगर हैंडल क्लिक लगाकर पैरेंथेसिस लगाकर प्रॉप लिखते, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो क्लिक का हमें वेट करने की जरूरत है। तो ये सब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, कि जब भी आपको ना हैंडलर को अगर आर्गुमेंट पास करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं, ताकि वो फंक्शन पहले ना तुरंत, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है बेसिकली हैंडलर है, ये बेसिकली इस इवेंट पे, सेलेक्ट इवेंट के बाद ना, क्लिक होने के बाद बटन पे जब क्लिक किया जाए, देन उसके बाद क्या हो, ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उसके लिए हमने उसको बस टाइप कर लिया, ठीक है। सर इसमें कोई आर्गुमेंट पास करने की नीड नहीं है किसमें? उसी कॉल बैक में? नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट क्यों पास करें, कॉल, ये हमने, ये हमारा, ये हैंडलर को मैं आर्गुमेंट पास करना था, प्रॉप हमारा आर्गुमेंट ही तो है, नहीं? ठीक है। हैंडलर बटन ये जहाँ पे हमने बना रखा होगा, वहाँ पे आर्गुमेंट लिया होगा ना। अगर जाकर देखेंगे तो कहीं पे तो नहीं, जब दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर कहीं पे तो ये हैंडल बटन नाम का फंक्शन हाँ बनाया हाँ। होगा, तो वो क्या ले रहा होगा, एक पैरामीटर वहाँ पे हमने पास कर रखा हो, तो उसी पैरामीटर के लिए एक वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे ना, एज ए आर्गुमेंट, ठीक है सर। ठीक है। क्लियर? चलिए, आई थिंक आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गए। रिएक्ट पढ़ लो, बस इतना ही है। बाकी कुछ एक दो और ना यूज स्टेट के ना कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ना हम कैसे एक, जो हमारा यूज स्टेट में भी हम लोग एक सिंपल वैल्यू पास कर रहे हैं, नहीं, या स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो उसमें कैसे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को कैसे और नहीं अपडेट कर सकते हैं, या फिर एरे पास कर सकते हैं एज ए वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, बट पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक वो कॉन्सेप्ट भी हमारा बचा है, उसको पढ़ लेंगे, देन उसके बाद यूज स्टेट एक हुक है, जिसका अभी मोस्टली नहीं यूज होता है। पहले हम लोग कंपलसरी था सिंगल पेज बनाने के लिए, कि जब भी हमें साइड इफेक्ट क्रिएट करने होते थे, तो यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ता था, बट अभी नेक्स्ट जेएस में ना विदाउट उसके भी हम ना काम कर ले रहे हैं। और उसी तरीके से आगे भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई अभी हमें ना पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे, जब हमें, जैसे यूज स्टेट हम लोग कर रहे हैं, तो ये लोकल कंपोनेंट के लिए क्या मेमोरी की तरह काम कर रहा है, नहीं? ठीक है, कि जो भी हम उसमें चाह रहे हैं किसी भी वैल्यू को समय के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, नहीं? तो उसी तरीके से अगर हम पूरे अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट, उसके सारे वैल्यू को हम ट्रैक करना चाहते हैं, नहीं, तो उसके लिए जो हम स्टेट का यूज करते हैं, बेसिकली हमें ना एक ग्लोबल स्टेट की नीड पड़ेगी। ग्लोबल स्टेट के लिए हमें या रिडक्स जैसा लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे ना कि उस रिडक्स के अंदर हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे, वैल्यू पास करेंगे, उसका एक्सेस सारे कंपोनेंट के पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर रिएक्ट के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई करके ना हुक मिलते हैं, जो कि हमें ना इस तरीके ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए हमें वो सारे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो बट अभी हमें ग्लोबल स्टेट की भी नीड है नहीं। जब हमें कुछ जस्ट लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जैसा चीजें हम लोग बनाएंगे, साइनिंग और साइन अप वाली चीजें, तब पढ़ेंगे। तो अभी रिएक्ट का बस यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जेएस पे मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर? और अब आपके पास काम क्या है कि अगर आप जो भी प्रोजेक्ट बना, कंपोनेंट ही बनाने हर एक चीज के लिए, देखिए जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका अलग अलग पार्ट ही बनाते हैं, तो अलग अलग पार्ट को आप बनाने की कोशिश करिए। रिएक्ट आपने पढ़ लिया है, तो आप आसानी से बना सकते हो, जिसे पता है मैं नयो बार बनाना है, या फिर नहीं, जस्ट लाइक स्लाइडर बनाने की कोशिश करिए। नहीं, स्लाइडर बनाया था भी हम लोगों ने वहाँ पे,
बट अब स्लाइडर बनाने की कोशिश करिए, बड़ा इजीली रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं। तो पहला काम क्या है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है पहले उसको पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए ना। एक हफ्ते का ना एक प्लान बनाइए कि एक हफ्ते में ना वो कवर करना है। तो तीन टॉपिक अभी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर चौथा टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो 4 टॉपिक है ना रिएक्ट के उसमें, तो 3 टॉपिक तक का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हम लोग। अभी 2 टॉपिक ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया, आप जाके उसमें देखेंगे 2 टॉपिक तक यही है, इवेंट और स्टेट तक ही है। तो 2 तो खत्म हुआ, तीसरा वाले में जो अभी हम लोग एड इवेंट लिसनर पढ़ेंगे वो सारी चीजें, और कुछ रिएक्ट के फंडामेंटल जस्ट लाइक रिएक्ट में हमें सोचना कैसे, वो सारी चीजें। तो फिर हमारा थर्ड पार्ट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हफ्ते में ट्राई करते हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जेएस में बनाते हैं। नेक्स्ट जेएस क्योंकि नेक्स्ट जेएस में काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि उसमें डेटाबेस कनेक्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ना है। तो नेक्स्ट जेएस थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ यही होने वाले हैं, बट उसमें टर्म आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना, क्योंकि बाई कन्वेंशन भी हमें ना वहाँ पे ना कुछ चीज़ें, नेक्स्ट जेएस का कन्वेंशन होता है कि हमें फाइल का नाम वैसे ही लिखना है जैसा वो उन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हमें याद करने की जरूरत पड़ जाती है। तो उसमें पढ़ेंगे 2 महीना, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद आप फुल स्टैक, मतलब 2 महीने में सिर्फ नेक्स्ट जेस नहीं पढ़ेंगे, डेटाबेस भी पढ़ेंगे, बाकी जो भी एक वेबसाइट के लिए फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। देन ताकि फिर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए आप ना जो भी चीजें हैं प्रोजेक्ट बना सकते, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। रिएक्ट जो है ना इजी तो लग रहा है, बस दिक्कत आ रही है